तो देवयानी की जीत पर जम्मू बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। देवयानी की जीत पर सत शर्मा ने क्या कहा हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन देवयानी राणा ने अपनी जीत पर क्या कहा है हम वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके सामने अपना नतमस्तक झुकाती हूँ कि आपने हमें इतना बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया कि हमें इस योग्य बनाया कि हम आज आप सबसे बात कर सकते हैं। जिस समय में स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब का साया हमारे ऊपर से छूटा और जाते जाते जब उन्होंने कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करनी है, हम अगर आपको सच बताएं तो राणा साहब का आदेश हमने आज तक अगर उन्होंने कुछ कहा है उसका पूरा पालन किया है। पर हमें स्वयं ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य किस तरह से संभव होगा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर माननीय मतदाता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे वरिष्ठ नेता। और देवयानी राणा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लास्ट में जब देवेंद्र सिंह राणा ने उन्हें ये कहा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा करनी है तो उस आदेश को उन्होंने सुना और उसका पालन वो उसी दिन से करती नजर आई। और राजन और मुनीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मुनीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के इंतखाबातों में पीडीपी जिन जिन पॉकेट्स में या बडगाम में जिन जिन इलाकों में कम उन्हें वोट मिला था या हारी थी, वहां पर अब ऐसा क्या बदला पीडीपी के लिए कि वहां से पीडीपी 3600 से भी ज्यादा मतों से उसके मार्जिन से बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है 11 राउंड्स के बाद। क्या ये पीडीपी के लिए बहुत कुछ बदला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति लोगों की नाराजगी थी जिसका फायदा पीडीपी को मिला? देखिए, आपने सही कहा है कि ये सीधे तौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में आगा रोहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो नाराजगी रही है और ये तस्वीर उससे साफ जाहिर होती है कि किस तरह से लोगों ने उन्हें जवाब दिया है, क्योंकि आप 11 राउंड हो चुके हैं और करीबन यानी 3600 से जायद वोट जो है वो पीडीपी उसमें बढ़त बनाए हुए हैं, लीड है। तो उसे अब तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि पीडीपी इस सीट पे जीत अपनी दर्ज करने वाले हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जिस तरह से जो आगा रोहुल्ला का है, आगा रोहुल्ला का फैक्टर सबसे बड़ा रहा है इस सीट पर, और जो इस कैंपेन में रहे हैं और जिस तरीके से नाराजगी हुई है, बयानबाजियां आपसी बीच में हुई है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे आगा रोहुल्ला हो, तो इस सब के बीच जो पीडीपी को है उससे सबसे बड़ा फायदा मिला है। और इतना ही नहीं बल्कि इमरान रजा अंसारी जो पटन जो यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन उन्होंने हारा है 600 वोटों से, तो उस वक्त जो आगा सईद महमूद है या आगा रोहुल्ला है उन्होंने उस वक्त कैंपेन में हिस्सा लिया था पटन में और इमरान रजा अंसारी के खिलाफ, तो उसका भी फैक्टर है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इमरान रजा अंसारी के करीबन 5-6 वोट्स जो है उनके फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे उस वक्त कहा है कि हमें पटन का बदला जो है वो पड़गाम से लेना है, तो उन्होंने अपने फॉलोवर्स से कहा है कि वोट पीडीपी को दे दीजिए। तो वो साफ तस्वीर है कि वही हुआ है कि इसलिए सुबह इब्तिदाई मरहले में जो 1-2 राउंड हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली है और उसके बाद लगातार अब तक जो 11 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं उसमें पीडीपी ने जो लीड है वो बरकरार रखी है। और इस तरह से अब तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि इस सीट पे जो है पीडीपी के उम्मीदवार जो है आगा सईद मुंतजर मेहदी जो है वो अब जीत दर्ज करने वाले हैं। और इसलिए अगर हम यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे कम ही फासले पे आगा सईद मुंतजर मेहदी का मकान है, वहां पे सुबह से ही जो वक्तन फवक्तन जो है पटाखे जो है वो फोड़े जा रहे हैं। इस वक्त भी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो काफी तादाद में लोग जो है उनके दरवाजे पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, तो उसी इंतजार में है कि जब जीत का ऐलान होगा तो वहां से जश्न होगा। और सुबह से वक्तन फवक्तन वो जश्न मना रहे हैं और इस वक्त भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से आगा रोहुल्ला की वजह से और दूसरा जो उनके दरमियान जो तजाद रहा है और दूसरा पीडीपी ने अपनी जो कैंपेन है वो किस तरह उन्होंने हिकमत अमली के तहत चलाई है, यानी उनके जो महबूबा मुफ्ती है या दीगर एमएलए जो साथ में रहे हैं आगा मुंतजर के, तो उन्होंने बड़ा फायदा उठाया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कैंपेन में भी हिस्सा लिया है
और वोटरों को अपनी जानिब लुभा लिया है। और यहाँ पे ये भी है कि आगा सैयद मुंतजर मेहदी के जो वालिद है आगा सैयद हसन, उनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं वो सबसे ज्यादा है। और उसका भी एक फैक्टर रहा है कि करीबन 16,000 से जायद वोटर जो है फॉलोवर है वो आगा सैयद मुंतजर मेहदी के वालिद के हैं। तो उसका भी सीधे तौर पे एक फैक्टर रहा है कि वो वोट सीधे तौर पर आगा सैयद मुंतजर मेहदी को गए हैं और इसलिए ये फायदा उठाया है आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने। अब देखना है कि जितने बाकी कुछ राउंड्स बाकी है तो उसमें यानी तस्वीर जो है वो मुकम्मल तौर पे साफ दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पे यह है कि जीत की ओर जो आगा सैयद मुंतजर मेहदी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन इंतखाबातों के बाद ये जो बाईपोल्स हुए हैं इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी नतीजे निकलकर सामने आए, 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ 3 राउंड की बची है और पीडीपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है 3000 से ज्यादा के मार्जिन से। ऐसे में इसके बाद आगा रूहुल्लाह मेहदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रिश्तों पर किस तरह का असर हम देख सकते हैं, क्योंकि दूरियां तो पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इन चुनावों के बाद तो और ज्यादा गहरी हो गई है खाई। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चाहे सैयद आगा रूहुल्लाह है और या उमर अब्दुल्ला है, उनके बीच में मतभेद अब किससे छुपे नहीं हैं। दोनों की तरफ से जो कटाक्ष पिछले दिनों में किए गए और जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि मियां अल्ताफ जो है उन्होंने आपके विषय में कुछ कहा है, तो और सैयद आगा रूहुल्लाह ने कहा है, उन्होंने कहा किसके साथ मिलवाते हो मियां अल्ताफ को, यानी कि एक तरह से कटाक्ष उन्होंने किया था सैयद आगा रूहुल्लाह पे। और उसी तरह सैयद आगा रूहुल्लाह ने भी ये साफ कर दिया कि जो मुख्य मुद्दे थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन मुद्दों पर आई थी और उससे वो पलट गई है और लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। हालांकि इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सैयद आगा रूहुल्लाह पहले ही लोगों की नब्ज पहचान गए थे। वो समझ गए थे कि जो इस वक्त सियासी हवा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में नहीं है। तो वही अब आज उसकी तस्दीक होती है। पीडीपी के जो है अगर विधायक वहां पर जीत के आ जाते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 साल का जो उनका टेन्योर है उससे लोग खफा हैं, उसको रिजेक्ट किया गया है। जी बिल्कुल राजन, रिजेक्ट तो किया गया है, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है प्रदेश में, चाहे वो नगरोटा सीट पे हम उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे नंबर पे कॉन्फ्रेंस आएगी या फिर बडगाम में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की उम्मीद जहां कर रहे थे और तस्वीरें देख रहे थे, हालांकि तस्वीरें से बिल्कुल पलट हुई। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से काम करेगी? क्या अपने बोले नेता के बड़बोला जो उनके नेता हैं उनके जुबान पे लगाम लगाएगी या फिर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति पे चलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की राजनीति में थोड़ा डिफरेंस जरूर आया है, जिसके बाद ये जो परिणाम है वो निकलकर सामने आया। हमने देखा आगा रूहुल्लाह से जिस तरीके से अनबन हुई, इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सामने आके कहा कि किसी तरीके की कोई अनबन नहीं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की राजनीति कुछ और रही, उमर अब्दुल्ला ने कुछ और कहा, डिप्टी सीएम ने कुछ और कहा। तो क्या अपने बड़बोले नेता के जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश पार्टी के आलाकमान की तरफ से की जाएगी? क्या स्टेटहुड का जो हमेशा बहाना बना के कहते हैं कि केंद्र हमें स्टेटहुड ही नहीं दे रहा है, जी हम काम ही नहीं कर पा रहे, इन तमाम चीजों को छोड़कर ग्राउंड पे काम करेगी, अपनी जो पकड़ है जनता के बीच और अपने पार्टी के नेताओं के बीच, अपने गठबंधन के बीच, वो मजबूत करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और इस वक्त उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उनमें बहुत ही अंतर है। और देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक पार्टी के साथ जो उनका कनेक्ट था वो आज भी बना हुआ है और उन्होंने पार्टी को इतने साल तक साथ लेके चले और लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रूलिंग पार्टी रही जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। उमर अब्दुल्ला इससे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उस वक्त भी जो है जिस तरह से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, लेकिन ये सियासत जो है बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी होती है। यानी कि आप समझ सकते हैं इसमें किस तरह से चलना है। अभी उमर अब्दुल्ला जिस तरह से अगर पार्टी में कोई अगर गलत तरीके से चलता है उनके साथ, तो उसके साथ भी एक कनेक्ट बना के रहना है और ये जो है उमर अब्दुल्ला नहीं समझ पाए और एकदम से हुकूमत के खिलाफत भी जो है उन्होंने खुल के की और ये कहा कि जो स्टेटहुड नहीं मिला इससे वो काम नहीं कर पाए। वो उसे किसी सहज भाषा में ये कह सकते थे कि वो उतना काम नहीं कर पाए जितना काम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उनसे। और कई मुद्दों पे चाहे बिजली फ्री देने, बिल्कुल राजन, और देखा जाए तो अब जो तस्वीरें सामने आने लगी है, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को अब इससे जरूर ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरीके से राजनीति चलती है। हालांकि उनका तजुर्बा ऐसा नहीं है कि कम है, लेकिन अभी भी जो कुछ कमियां हैं, चाहे वो अपने ही नेता से नाराज होकर किसी को इग्नोर करने की, हम इसे अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। कुछ लोग इसे ईगो मानते हैं तो कुछ लोग इसे कहते हैं कि ऐसा
लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी की जरूरत ही नहीं है। तो अपने गठबंधन को मजबूत करने की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या फिर अपने ही नेता जो उनसे नाराज चल रहे हैं उनको मनाने की हो, या फिर उनके जो बड़बोले नेता हैं जिसमें सबसे पहले डिप्टी सीएम आते हैं जो तमाम तरह का बयान देते रहते हैं, उन सभी के जुबान पर लगाम लगाने की और एक आदेश देने की हो कि इस तरीके के बयान जो है वो मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड नहीं देना है। इन तमाम चीजों पर हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो बडगाम का इंतजार हो रहा है क्योंकि 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसके बाद सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग बची है। आगा सईद मुंतजिर मेहंदी जो पिछली साल भी 2024 के इंतखाबातों में भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ठीक सामने थे, 18,000 के आसपास का वोटों का अंतर था उन दोनों के बीच, और ऐसे में एक बार फिर से पीडीपी के ये उम्मीदवार हैं जो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और तस्वीर बडगाम की भी साफ हो जाएगी। लगातार बडगाम के उपचुनावों की जंग जारी है। नगरोटा तो बीजेपी जीत चुकी है। पल पल की अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार और तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।